दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो, जिसके लिए लगातार टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है जीके जीएस की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस हैं जिनके इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो आप दोस्तों इससे पहले कई क्लासेज चैनल पे कराई जा चुकी हैं। बहुत ही कम समय में 1-1.5 घंटे में सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। निश्चित ही वहाँ से आपका बेनिफिट होगा और जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है। इसलिए आप जीके की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ही ज़्यादा स्कोर वहाँ कर पाएंगे आप एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि उन पढ़े हुए मटेरियल्स की प्रैक्टिस करना, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकालना, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों आप डेली इस सीरीज़ को 5 से 6 के बीच में अटेंड कीजिए। निश्चित ही यहाँ से आपका बेनिफिट होगा और एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। उससे पहले आपको बता दें यार, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चंस आज की क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी किए गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में? तो सबसे ज़्यादा सिक्के जो जारी किए गए थे स्वर्ण सिक्के, वो जारी किए गए थे दोस्तों गुप्त काल में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? हिंद यवन काल में जारी किए गए थे। और सबसे ज़्यादा सिक्के दोस्तों कुषाण काल में जारी किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अरिकमेडू? तो इसमें से जो अरिकामेडू नामक स्थान था वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? वर्मा जो कि दोस्तों म्यांमार, जिसको इस समय प्रेजेंट में क्या कहा जाता है? म्यांमार, जिसकी राजधानी है नेपिताओ। और उससे पहले दोस्तों बर्मा इसको कहते थे और उससे भी पहले इसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो स्थित है दोस्तों कंबोडिया के अंदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ग्रीक भाषा में, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश भाषा में? तो प्लिनी के द्वारा जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है वो किस भाषा में रचित है? ये पुस्तक रचित है दोस्तों आपकी लैटिन भाषा में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को दोस्तों क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चचनामा सिंह का इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंह का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10 या 12 दोस्तों, या फिर 14? तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में दोस्तों केवल 8 अनुसूची थी। उसके बाद में दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायतों से संबंधित थी दोस्तों, पंचायत से संबंधित थी, और 12वीं अनुसूची उसके बाद में जोड़ी गई नई दोस्तों जो कि नगर पालिका से संबंधित थी। तो इस प्रकार 8 और 4 12 अनुसूची वर्तमान में कुल हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया था उस समय तो 8 ही अनुसूची थी। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन जब लाया गया था तो उस समय 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि किससे संबंधित है? नगर निकाय से। नगर निकाय से दोस्तों संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। किससे?
पंचायती राज व्यवस्था जो है उससे संबंधित है, जिसके लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। 73वां पंचायत और 74वां नगर पालिका। पंचायत में कुल 29 विषय हैं दोस्तों, और नगर पालिका में जो जोड़ा गया नगर पालिका 12वीं अनुसूची, उसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची में कुल 18 ही विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 18 विषय। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इनमें से गोवा की जो आय है दोस्तों वो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही मात्र ज़िले हैं दोस्तों। 2 ज़िलों से मिलकर के ये जो है राज्य बना है पूरा, बहुत छोटा सा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य इसमें से कौन सा है? बिहार है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, वह सर्वप्रथम। तो 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? ये निश्चित किया था दोस्तों एम.जी. रनाडे, आर.सी. दत्त ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, या फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। तो ये निश्चित किसके द्वारा किया गया था? तो ये निश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सबसे पहले आय का गणना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानाडे। ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो उत्पत्ति गणना विधि है, उत्पादन और आय, ये दोनों का आकलन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? मध्यमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, या आयन मंडल। तो सबसे जो बाह्य की परत होती है उसे दोस्तों बाह्य मंडल ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे जो पृथ्वी के पास की परत होती है, समीप की परत होती है, उसको दोस्तों कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो आती है दोस्तों वो होती है समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत, जैसा कि आपको अभी बता चुके हैं, क्षोभ मंडल होती है दोस्तों। कौन सी? क्षोभ मंडल होती है, लेकिन उसको इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है तो ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। और दोस्तों समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, आयनोस्फेयर कहा जाता है आयन मंडल को, और एक्सोस्फेयर कहा जाता है बहिर्मंडल को। कभी कभी इंग्लिश में ही ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा एंजिल जलप्रपात दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल, वो किस देश में स्थित है? वेनेजुला, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुला के अंदर दोस्तों स्थित है। और वेनेजुला की राजधानी क्या है? कराकस। तो आप इसे भी याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है वेनेजुला की? इसकी राजधानी है दोस्तों कराकस। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। भूमध्य रेखीय प्रदेश किस प्रकार की वर्षा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, या दोस्तों संवहनी वर्षा, या फिर मानसूनी वर्षा। तो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं उनमें संवहनी वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी।
यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सके चैनल पे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।